हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टीजी एग्री। फ्रेंड्स, हम लोग प्लांट साइंस के नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज सीड टेक्नोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हम जेआरएफ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो सीड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम सीड टेक्नोलॉजी के सभी चैप्टर्स को कवर अप करें जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि आपने हमारी इस वीडियो में भी देखा था कि सीड टेक्नोलॉजी जेआरएफ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस चैप्टर या आप बोल सकते हैं इस सब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इजी आते हैं जिसमें कि हम चूक जाते हैं। आप इसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, आप हमारी सीड टेक्नोलॉजी की सारी सीरीज़ को देखिएगा, आप इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। पर उससे पहले आप हमारी वेबसाइट tgagri.weebly.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की प्रॉपर PDF मिलेगी, आपको JRF के क्वेश्चंस मिलेंगे और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पर आपकी कंप्लीट होगी। अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सीड क्या होता है। व्हाट इज सीड? हम जानते हैं कि सीड का मतलब क्या होता है। अगर हम नॉर्मल वे में देखें तो सीड का मतलब होता है बीज या प्लांट का ऐसा पार्ट कि अगर हम उसे सॉइल में लगाते हैं तो हमें एक नया प्लांट पार्ट मिलता है, उसको हम बोलते हैं सीड। अगर इसकी ही हम साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो सीड एक मैच्योर ओव्यूल होता है जिसके पास एम्ब्रियो होता है एंड इट विल ग्रो इनटू न्यू प्लांट। तो ये हमने देखा सीड क्या होता है, ठीक है। अब हम एक चीज़ और जानते हैं कि जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, सबकी डिमांड, खाने की डिमांड बढ़ रही है, फूड की डिमांड बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली हम अगर नॉर्मल मेथड से अगर हम सीड प्रोड्यूस करते हैं या उसको अगर हम इतनी ज़्यादा देखरेख नहीं करते हैं तो हम डिमांड्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उसकी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हमें सीड टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। अब सीड टेक्नोलॉजी में हम पढ़ते क्या हैं? व्हाट इज सीड टेक्नोलॉजी? सीड तो देख लिया क्या होता है। तो सीड जब इतना इजी है तो इसमें हम क्यों टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं? हमें डिमांड कंप्लीट करना है, इसलिए हम इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या टेक्नोलॉजी लगाएंगे? तो इसमें टेक्नोलॉजी इसके प्रोडक्शन से लेकर इसकी प्रोसेसिंग, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसको सबको सॉल्व करना, और हम किस तरह टेक्नोलॉजी से सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। भले ही हम कह सकते हैं बैगिंग, टैगिंग, एमैस्कुलेशंस, ये सब एक सीड टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है। हम उसको ग्रेडिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं और बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो ये सब आता है सीड टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि व्हाट इज सीड टेक्नोलॉजी। अब हमारे पास दो कंफ्यूजिंग टर्म आती है, दैट इज सीड एंड ग्रेन्स। देखिए ये एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अरे एग्जाम में नहीं भी पूछे तो हमें पता होना चाहिए कि सीड और ग्रेन में क्या होता है, क्योंकि जब आप किसी इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तब यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिंपल कि आप बता दीजिए सीड और ग्रेन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ छोटा सा डिफरेंस है। सीड क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट है जो दूसरे प्लांट पार्ट को ग्रो करने में या डेवलप करने में हेल्प करता है। और सीड क्या है? और ग्रेन क्या है? ग्रेन क्या है? फ्रूट ऑफ सीड्स और सीरियल्स यूज्ड एज अ फ्रूट, जिसको हम फ्रूट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। सीड के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म एंड सीड कोट। वहीं पे ग्रेन के 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, सीड कोट एंड ब्रेन। Fruit covers the seed of flowering plant. It contains fusion of seed coat and the fruit. अब सीड के एग्जाम्पल क्या हो गए? पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सीसम सीड्स। और ग्रेन के एग्जाम्पल क्या हो गए? राइस, व्हीट, कॉर्न एंड ओट्स। सिंपल सी बात देखें तो सीड्स को हम लगाते हैं जिससे नया प्लांट पार्ट मिलता है और बीज को हम या ग्रेन्स को हम खाते हैं, ठीक है। तो ये हमने सिंपल डेफिनेशन देखी सीड एंड ग्रेन्स में। अब हम सीड टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं कि अभी तो हमने नॉर्मली कि समझा हमारे अपने दिमाग से कि क्या हो सकता है। अब हम उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन देखते हैं कि साइंटिस्ट ने इसे क्या कहा है। तो कोवन ने 1973 में सीड टेक्नोलॉजी को कहा था कि एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें हम सीड प्रोडक्शन को, उसके मेंटेनेंस को, उसकी क्वालिटी एंड प्रिजर्वेशन को स्टडी करते हैं कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे बेटर बना सकते हैं। उसके बाद फेज्जा ने 1975 में सीड टेक्नोलॉजी को कहा था कि एक ऐसी मेथड है जिसमें हम सीड की जेनेटिक एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करते हैं
उसका वैरायटी डेवलपमेंट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, रिलीज़ करते हैं, वही सीड प्रोडक्शन करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, स्टोरेज करेंगे और आखिरी में सर्टिफिकेशन करके हम फार्मर्स तक उसे पहुंचाते हैं। ठीक है, अब नैरो सेंस में एक और डेफिनेशन हमारे पास है कि सीड टेक्नोलॉजी कंप्राइजेस टेक्निक्स ऑफ सीड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, सीड स्टोरेज, सीड टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, सीड मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द रिलेटेड रिसर्च ऑन दिस एस्पेक्ट्स। तो ये अभी हमने देखी सीड टेक्नोलॉजी की डेफिनेशंस। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी की, क्या रोल है, क्यों इसकी स्टार्टिंग गई। हम तो नॉर्मली भी उसको बीज को उगा सकते हैं, नॉर्मली भी हम सारी प्रोसेस करते हैं, हमें इसमें टेक्नोलॉजी की क्या ज़रूरत पड़ी। तो इसकी क्या क्या रोल है? अ कैरियर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, अ बेसिक टूल फॉर सिक्योर्ड फूड सप्लाई। ऑब्वियसली एक बेसिक टूल है क्योंकि हम इसी के थ्रू सबको प्रॉपर फूड सप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर फूड चेन बना सकते हैं। Third है improved seed. The principal means to secure crop yield in less favorable areas of production. हम सीड टेक्नोलॉजी की हेल्प से जहाँ फेवरेबल या क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं है वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सीड्स को ग्रो करते हैं और फूड सप्लाई को कोशिश करते हैं कि जो यील्ड है वो नॉर्मल रहे। फोर्थ वन इज अ मीडियम फॉर रैपिड रिहेबिलिटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन केसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। अगर नेचुरल डिजास्टर्स कहीं भी आ जाता है और वहाँ पे ऑब्वियसली हमको रिहेबिलिटेशन तो करना ही पड़ेगा, तो ये मेथड होती है, सीड टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखे रोल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। अब गोल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी क्या है? ऑब्वियसली कुछ करने से पहले हमारे गोल्स होते हैं, तो हमारे क्या गोल्स होते हैं? सबसे पहला रैपिड मल्टीप्लिकेशन। ये हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होगा सीड्स का उतना ज़्यादा अच्छा फूड सप्लाई होगा, उतनी अच्छी फूड चेन होगी। ठीक है, सेकंड क्या है? टाइमली सप्लाई। ऐसा नहीं है कि आज ज़रूरत है और हम उसको परसों दे रहे हैं, तो क्या है? टाइमली सप्लाई। तीसरा है एश्योर्ड हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हम सीड्स हो रहे हैं उसमें कभी प्रोटीन की कमी हो गई, कभी विटामिन की कमी हो जाए, नहीं, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसे हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज रिजनेबल प्राइस, कि इंडिया का हर एक इंसान, वो गरीब हो अमीर हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, उसे प्रॉपर या रीजनेबल प्राइस में वो सीड मिल जाए। तो ये हमने देखी सीड टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, उसके गोल्स क्या हैं और उसका रोल क्या है। अब हम देखते हैं हिस्ट्री कि सीड टेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सीड टेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग सबसे पहले स्वीडन में हुई थी। स्वीडन में 19th सेंचुरी में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे पहले सीड टेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग कहाँ हुई थी, सीड सर्टिफिकेशन की स्टार्टिंग कहाँ हुई थी, तो वो की गई थी स्वीडन में। ठीक है, अब स्वीडन में क्या हुआ था, स्वीडन ने उनका एक सीड एसोसिएशन बना था। वहाँ पे उनका ये था कि जितनी भी इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ है, इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ के जो भी क्वालिटी सीड्स है उसको हमको प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर करना है। और ये मेनली फॉरेज क्रॉप्स के लिए था। जब उन्होंने स्टार्ट करा था ना, तब उन्होंने इस चीज़ को फॉरेज क्रॉप्स के लिए किया था, सभी क्रॉप्स के लिए नहीं किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि जो क्रॉप्स है तो उसमें जो स्वीडन ने स्टार्ट करा था तो सबसे पहले कौन सी क्रॉप्स के लिए किया था? फॉरेज क्रॉप्स था कि सभी सीरियल क्रॉप्स के लिए भी था? तो वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेज क्रॉप्स के लिए था। ठीक है, अब 1917 में डॉक्टर JW रॉबर्टसन जो कैनेडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया था प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेज है क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब देखिए ये हुआ। इसके बाद ना हर जगह, हर कंट्रीज़ में धीरे धीरे इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ बनने लगी, अच्छी अच्छी वैरायटीज़ बनने लगी। जब अच्छी अच्छी वैरायटीज़ बनने लगी तो जो एग्रोनॉमिस्ट थे या जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो वो फार्मर्स के पास जाने लगे और उनको कंडीशंस बताने लगे कि जो भी हम वैरायटी बना रहे हैं या जो भी अच्छी अच्छी वैरायटी आपको मिल रही है उसको आपको ये कंडीशंस में लगाना होगा। बट अब ऑब्वियसली बताते इतने साइंटिस्ट सब चीज़ें नहीं बता पा रहे थे फार्मर्स को, तो वहाँ पे हमको एक नीड महसूस हुई कि हमें क्या क्या मेन मिनिमम कंडीशंस होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए, ये फार्मर्स तक हम कैसे पहुँचाएं। तो फिर वहाँ पे बना इंटरनेशनल क्रॉप इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन की स्थापना हुई 1919 में। उसको 1969 में इसका नाम दे दिया गया एसोसिएशन ऑफ सीड सर्टिफिकेशन
एजेंसी। ठीक है, इनका मेन काम क्या होता था, दिस एसोसिएशन हैज़ बिन क्रूशियल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड सीड सर्टिफिकेशन। वो प्रोसीजर्स बताते थे कि जो भी इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ है आपको इस तरह से लगाना है, आपको ये कंडीशंस उसमें मेंटेन रखनी है। ठीक है, इन्होंने भी सबसे पहले फॉरेज क्रॉप्स के लिए बताया था। फिर 1946 में इन्होंने 4 क्लासेस दी थी, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड एंड सर्टिफाइड सीड्स, जो हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इसे पढ़ना ना भूलिए। अब 1968 में उन्होंने कहा था कि ये जितनी भी 4 क्लासेस है ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेज क्रॉप्स के लिए नहीं है, हम इसे ग्रेन क्रॉप्स के लिए भी पढ़ सकते हैं, या ग्रेन क्रॉप्स की भी यही कंडीशंस होगी। तो ये बात करी हमने, कहा कि इंटरनेशनल कैसे एसोसिएशन हुआ, कैसे फाउंडेशन हुआ और कहाँ पे सीड टेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग हुई। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन ISTA। ठीक है, ISTA दैट इज़ इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्ज़रलैंड में और इसकी जो स्थापना हुई थी 1924 में हुई थी। ठीक है, तो ये बात करी हमने किसकी, ISTA की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये बात करी हमने इंटरनेशनल लेवल पे। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड इंडस्ट्री इन इंडिया, कि भाई इंडिया में कहाँ से स्टार्टिंग हुई, इंडिया में कब हमको ऐसी महसूस हुई कि हमें इसे करना चाहिए। ठीक है, देखिए, तो इसको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। हम इसको प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी हम इसको, आपको बहुत सारी बुक्स और PDF जो आपको मिलेगी, आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अभी हम पहले प्री इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंस के पहले क्या क्या कंडीशंस थी और क्या क्या रिक्वायरमेंट रही थी। ठीक है, तो देखिए, प्री इंडिपेंडेंस में क्या होता है, अर्ली 20th सेंचुरी में स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इम्प्रूव्ड वैरायटी के मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2 मेथड्स अडॉप्ट किए थे। पहला मेथड था कि सीड जो है वो एक ही लोकेशन पे क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, आई रिपीट कि जो सीड है उसको हम एक ही लोकेशन पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और सेकेंड उन्होंने स्टेज अप ली थी कि उसको हम सीड जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे स्मॉल पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब क्या हुआ, जब बंगाल में ये दोनों मेथड्स को अप्लाई किया गया तब उन्होंने कुछ इतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिला। तो फिर अब क्या करें, अब कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो 1925 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने इम्प्रूव्ड वैरायटी के स्प्रेड के लिए कुछ स्टेप्स दी। उन्होंने बताया कि नहीं, हम इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो रॉयल कमीशन ने क्या बोला, उन्होंने भी 2 स्टेप्स दी थी। रॉयल कमीशन ने 2 स्टेप दी। उन्होंने पहले क्या बोला कि सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस होने चाहिए सीड टेस्टिंग के लिए और सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पहले क्या बोला कि सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, सीड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी मेड थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये ऐसे ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, प्रॉपर कोऑपरेटिव्स होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के, जिससे कि सीड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा था कि प्राइवेट सीड ग्रोवर्स को भी इसे एनकरेज करना चाहिए। ठीक है, अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में था, प्राइवेट सीड ग्रोवर्स को भी इसे एनकरेज करना चाहिए। तो ये 1925 में रॉयल कमीशन ने 3 बात करी कि सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, सेकेंड उन्होंने बोला था कि सीड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू, और तीसरी बात कही थी प्राइवेट सीड ग्रोवर्स को एनकरेज करना। ठीक है, अब ये बात करी 1925 की। उसके बाद एक और कमेटी आई, फिर कुछ चेंजेस हुए, ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो उसके बाद 5 मेंबर कमेटी आई थी, और वो उनमें कौन कौन मेंबर थे, सर जॉन रसेल, ठीक है, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, डॉक्टर बार्नस, ठीक है, द फेमाइन कमीशन एंड फूड ग्रेन्स पॉलिसी कमेटी, और एक और थी फेमाइन कमीशन।
अब इन्होंने भी सीड डिस्ट्रीब्यूशन और सीड प्रोडक्शन के लिए कुछ कुछ अपनी कंडीशंस बताई कि हमें सीड जो ब्रीडर्स हैं उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए बीज बनाने के लिए, हमें प्रॉपर तरीके से उसे डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, एक एक चीज़ें लेवल पे होना चाहिए। तो इन्होंने ये कहा था। ठीक है, ये कमेटी कब आई थी? ये अलग अलग समय में आई थी। जैसे सर जॉन रुसेल ने 1937, ICAR 1940, डॉक्टर बार्नस 1944, द फेमाइन कमीशन 1944 एंड फूड ग्रेन पॉलिसी कमीशन भी 1944 में आई थी। तो ये बात करी हमने कब की? प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की। अब हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। इंडिपेंडेंस के बाद सीड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम हुआ, क्योंकि उस समय हम जानते हैं बंगाल फेमाइन आ गया था। तो जब हमको समझ में आ गया था कि अगर हमें सबकी रिक्वायरमेंट्स, खाने की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना है तो सीड इंडस्ट्री में हमसे हमें काम करना पड़ेगा। इसके प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे है और इसके प्रोसेसिंग पे, मतलब प्रोडक्शन से फार्मर्स तक पहुंचने तक हमें इस पे सबसे ज़्यादा काम करना होगा, तभी हम सबकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर पाएंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या काम हुआ है। देखिए 1952 में क्या हुआ था, जैसे ही हमारा इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में हमें वो मिली, 1952 में ICAR ने एक कमेटी को अपॉइंट करा, उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एक्सपर्ट कमेटी। उन्होंने बोला कि अगर हमें हमारा सीड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा बनाना है तो हमें कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे जिससे कि हमारे सीड को हम अच्छा कर सकें। ठीक है, 1952 में ICAR ने कमेटी का गठन किया। उसके बाद 1956-57 में स्टेट सीड फार्म प्रोजेक्ट बने। ये 1952 की कमेटी का रिजल्ट था। अब उन्होंने बोला कि ये सेंट्रल का नहीं, ये स्टेट का काम होना चाहिए। तो 1956-57 में स्टेट सीड फार्म प्रोजेक्ट बने और फिर बहुत ज़्यादा काम हुआ था सीड पे, बहुत ज़्यादा हमें अच्छा रिजल्ट भी इसमें देखने को मिला। ये बात की हमने 1956-57 की। अब हम बात करते हैं 1959 में कि 1959 में क्या हुआ। 1959 में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टीम थी, उसके हेड थे डॉक्टर जॉनसन। उन्होंने कहा बोला कि हमें कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए सीड सर्टिफिकेशन के, कुछ सीड लॉज होने चाहिए जिससे कि हम उसको इम्प्रूव कर सके। ईच स्टेट शुड एस्टेब्लिश सीड टेस्टिंग और लेबोरेटरीज होना चाहिए थी। तो फिर इस पे काम हुआ। इसके बाद 1960 में ICAR ने एक कमेटी बिठाई और उस कमेटी ने सजेस्ट करा कि हमें सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए, हमें फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन करना चाहिए, इंडिपेंडेंट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी का फॉर्मेशन करना चाहिए, तभी हम सीड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो उन्होंने 3 चीज़ की बात कही थी। पहला था नेशनल सीड कॉरपोरेशन जिसका गठन हुआ था 1963 में, इंडियन सीड एक्ट जो 1966 में आया था और सीड रिव्यू टीम आई थी 1968 में। देखिए क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से पूछे जाते हैं कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन कब आया था, इंडियन सीड एक्ट कब आया था और सीड रिव्यू टीम कब आई थी। अब वो तो हमें पूरा समझना होता है, तो हमने एक स्टोरी के फॉर्म में समझा कि अच्छा ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैसे सीड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, इसके बाद 1977-1991 में नेशनल सीड प्रोजेक्ट आया जिसने सीड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया। 1988 और 89 में न्यू सीड डेवलपमेंट पॉलिसी आई जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया इंडियन सीड इंडस्ट्री को। ठीक है, अब ये बात करी हमने कहाँ क्या हुआ और सीड इंडस्ट्री का इंडिया में डेवलपमेंट कैसे हुआ। इसके बाद आया था इंडियन सीड एक्ट। इंडियन सीड एक्ट आया था 1966 में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर सीड टेक्नोलॉजी से कोई एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है ना तो वो ये है कि इंडियन सीड एक्ट कब आया था। तो इंडियन सीड एक्ट आया था 1966 में आया था। ठीक है, और वो फोर्स में आया था 2 अक्टूबर 1969 में। इसके अमेंडमेंट्स आए थे 9 सितंबर 1972 में। अब इस इंडियन सीड एक्ट में क्या बोला गया, इन्होंने कहा इसका एम क्या था, रेगुलेटिंग द क्वालिटी ऑफ सीड्स सोल्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, कि जो भी हम सीड्स को बेच रहे हैं उसकी क्वालिटी को हम कैसे रेगुलेट कर सके। तो इन्होंने 2 चीज़ निकाली, एक कंपलसरी लेबलिंग एंड सेकेंड इज वॉलेंट्री सर्टिफिकेशन। कंपलसरी लेबलिंग का मतलब हो रहा है कि जो भी हम सीड बेच रहे हैं उसमें प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए कि इसमें प्योर मिनिमम सीड्स कितने हैं, इसका जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, प्योर सीड कितने हैं, या जो भी
भी हमने लिखा है वो सब सही है, कि अगर हम उसमें लिख रहे हैं कि उसके क्या बोलते हैं अपने वीट के सीड्स है तो वो वीट का ही होना चाहिए, तो उसे कहते हैं कंपलसरी लेबलिंग। और दूसरा है वॉलेंट्री सर्टिफिकेशन, की जो सर्टिफिकेशन है वो वॉलेंट्री है, हमारी इच्छा के अनुसार है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि बताइए इंडियन सीड एक्ट में जो सर्टिफिकेशन है वो कंपलसरी है कि नहीं है, तो इट इज़ नॉट कंपलसरी। ठीक है, वॉलेंट्री मीन्स हमारी इच्छा अनुसार, मतलब वो कंपलसरी नहीं है। लेबलिंग कंपलसरी है और सर्टिफिकेशन वॉलेंट्री है। अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या मेन फीचर्स है, इसमें और किस किस चीज़ का गठन हुआ था। तो इंडियन सीड एक्ट के तहत सबसे पहले सेंट्रल सीड कमेटी का गठन हुआ था। सेंट्रल सीड कमेटी ही सबको बताती थी सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट को कि हमें क्या क्या प्रोसेस करनी है, क्या क्या हमें उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या मेथड्स लाना है। उसके बाद सेंट्रल सीड लेबोरेटरी बनी, स्टेट सीड लेबोरेटरी बनी। इन पूछा जाता है कि इंडियन सीड एक्ट में किस किस चीज़ों का गठन हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिफ्थ है अ प्रोविजन ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ वेराइटीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिक्स्थ इज इम्पॉर्टेंट, द मिनिमम लिमिट्स ऑफ जर्मिनेशन एंड प्योरिटी ऑफ द सीड्स एंड डिटेल्स ऑफ द लेवल टू बी अटैच्ड टू द सीड्स। जो मैंने आपको बताया कि भाई उसका जर्मिनेशन और प्योरिटी आपको सीड के साथ अटैच करना है, उसके मिनिमम लिमिट्स उसमें शो करना पड़ेंगे। ठीक है, सेवंथ क्या है, द सीड्स ऑफ अ नोटिफाइड काइंड ऑफर्ड फॉर सेल मस्ट कन्फर्म द फॉलोइंग कंडीशंस। इसमें भी 3 कंडीशंस होगी नोटिफाइड काइंड वैरायटी की। पहले इट मस्ट बी आइडेंटिफाइबल एज सीड ऑफ द वैरायटी इट क्लेम्स टू बी, कि मतलब आपने जिस सीड के बारे में बोला है ये वही होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं हो सकता। सेकेंड क्या है, इट मस्ट हैव द मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड प्योरिटी एंड जर्मिनेशन, इसमें प्योरिटी एंड जर्मिनेशन मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड होना चाहिए। थर्ड इज द सीड कंटेनर मस्ट बी एट द प्रेस्क्राइब्ड लेवल कंटेनिंग करेक्ट पर्टिकुलर्स ऑफ द सीड। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, इसके तहत स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। सीड एनालिस्ट का अपॉइंटमेंट हुआ। सीड इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ। सीड इंस्पेक्टर का काम होता है कि वो हर खेत में जाता है, जो भी सर्टिफाइड सीड्स लगाते हैं उन फार्मर्स को देखता है कि जो जो कंडीशंस हमने आपको प्रेस्क्राइब की है क्या आपने उसी कंडीशंस में लगाया है। ठीक है, और सीड एनालिस्ट सीड एनालिसिस का काम करता है लेबोरेटरीज में। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट्स देखे, कुछ और पॉइंट्स भी इसमें बोले गए थे। 12th पॉइंट है द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट डू नॉट अप्लाई टू एनी सीड ऑफ नोटिफाइड काइंड और वेराइटी ग्रोन बाय अ पर्सन एंड सोल्ड और डिलीवर्ड बाय हिम on his own premises direct to any person for being used by that person for the purpose of seed. थर्ड इज सीड मीन्स सीड्स ऑफ फूड क्रॉप्स, ये कोई से भी हो सकते हैं, फूड क्रॉप्स के सीड हो सकते हैं, फोडर क्रॉप्स के सीड हो सकते हैं, कॉटन सीड्स हो सकते हैं, जूट सीड्स हो सकते हैं, सीडलिंग्स, ट्यूबर्स, बल्ब्स, राइजोम, कटिंग्स, ऑल टाइप ऑफ ग्राफ्ट्स हो सकते हैं, वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड मटेरियल्स हो सकते हैं और कैटल फूड हो सकता है। ये सब कुछ इंडियन सीड एक्ट 1966 के तहत बताया गया था और बहुत सारी चीज़ों का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो भी हमने देखा कि किस किस चीज़ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सीड बिल की, जो सीड बिल आया था 2000 में। अब सीड बिल में क्या बोला गया था, बताइए क्या हो सकता है सीड बिल में। तो सीड बिल 2000 में आया था, जिसे इंट्रोड्यूस करा था राज्यसभा में 9 दिसंबर 2004 में। The bill has been referred to as a parliamentary committee on agriculture, जिसको हम parliamentary committee on agriculture भी बोलते हैं। अब इसके क्या सैलिएंट फीचर्स थे, कंपनसेशन होना चाहिए फार्मर्स को, हमको सीड प्रोड्यूसर्स और प्रोसेसिंग यूनिट का रजिस्ट्रेशन करवाना है, सीड डीलर्स का रजिस्ट्रेशन करवाना है, रेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ सीड एंड सीड सर्टिफिकेशन, सीड एनालिसिस होना चाहिए और सीड टेस्टिंग होना चाहिए। तो ये अभी तक हमने देखा कि धीरे धीरे इंडिया में सीड डेवलपमेंट, सीड इंडस्ट्री का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से एक्ट आए, क्या क्या अमेंडमेंट्स आए और कौन कौन से बिल अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा सीड टेक्नोलॉजी के बेसिक्स, उसका इंट्रोडक्शन, इंटरनेशनली कैसे डेवलप हुआ है, इंडिया में उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद हमने इंडियन सीड एक्ट 1966 को देखा, नेशनल सीड बिल 2000 को देखा। हम नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ को देखेंगे, हम उसमें चारों सीड्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ ब्रीडर सीड, न्यूक्लियर सीड, रजिस्टर्ड सीड,
फाउंडेशन सीट एंड सर्टिफाइड सीट। हम उसमें जनरेशन सिस्टम्स की बात भी करेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलिए। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।